आइए बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं जो अपन ने जितना भी वर्क पावर एनर्जी के अंदर अपन ने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन करे, तो उम्मीद है हमने आपको जो होमवर्क दिया होगा आपने करा होगा। पर तब भी अगर आपको मॉड्यूल में कोई भी चीज़ का डिस्कशन में दिक्कत आई हो या उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिक्कत आई हो, तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चन मॉड्यूल के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2, then find ratio of work done in stretching these springs in following cases। अब बच्चों फर्स्ट केस है इफ दे आर स्ट्रेच्ड टू द सेम एक्सटेंशन, सेकंड केस इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम स्ट्रेचिंग फोर्स। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि वर्क डन कितना हुआ इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल वर्क डन है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग के फोर्स की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। और याद करो सर ने आपको एक बात बोली थी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वर्क डन, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और जब स्प्रिंग एक्स एक्सटेंड हो गई होगी, एक्स इलोंगेट हो गई होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वो मान लेते हैं कि वो एक्सटेंड हो गई और इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो। तो अपने पास वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बच्चों बोला क्या गया है कि यहां पर कितनी स्प्रिंग्स है? दो स्प्रिंग्स है। इफ दे आर स्ट्रेच्ड टू द सेम एक्सटेंशन, और उन दोनों का एक्सटेंशन सेम है बट दोनों एक K1 और K2 कैसे हैं? अलग अलग है। तो अपन ने पहले एक जनरल टर्म निकाल ली, अब दोनों के वर्क डन का अपने को रेशियो निकालना है। तो आई कैन से वर्क डन 1, बच्चों ये एक्सटर्नल का ही है, अपॉन वर्क डन 2 इज इक्वल टू हाफ K1 एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ K2 एक्स स्क्वायर। बच्चों मैंने ऐसा क्यों करा? क्या दोनों का वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा? और क्वेश्चन में मुझे बोला ही गया है कि आपको रेशियो निकालना है, तो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया, और दोनों का क्या सेम था? एक्स सेम था। तो एक्स की टेंशन ही नहीं करनी, कैंसिल आउट हो गए। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो हाफ भी हाफ कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से W1 by W2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? K1 by K2। इसका मतलब वर्क डन का रेशियो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के रेशियो के बराबर है। तो बच्चों अब सेकंड केस की हम लोग बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम स्ट्रेचिंग फोर्स। तो बच्चों देखिए सर ने अभी आपको रिसेंटली जो एक्सप्लेन किया उस एक्सप्लेनेशन में छोटा सा चेंज कर देते हैं और वापस से अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सर ने देखिए बच्चों अभी आपको बताया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? बिल्कुल। और बच्चों हम लोगों को पता है कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? के एक्स। और सर ने यहां पर बताया था, आपको अभी स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी के ही चेंज के बराबर हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम ये अपने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर रही होगी। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर kx होता है तो एक्सटर्नल फोर्स का भी क्या रहा होगा? kx। तो बच्चों नोटिस कीजिए इस टर्म में अगर हम लोग k का मल्टीप्लाई और k से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं, इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। तो ऑब्जर्व कीजिए ये बन जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2k। बच्चों kx क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड, जो कि स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देनी है। तो ये हो गया kx को अगर हम लोग f बोलते हैं तो k स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? f स्क्वायर बाय 2k। तो बच्चों अब हम लोग इस रिलेशन का यूज करने जा रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्ट्रेचिंग फोर्स सेम है। तो बच्चों अगर स्ट्रेचिंग फोर्स सेम है तो वापस से अगर अपन W1 अपॉन W2 कर दें तो नोटिस कीजिएगा बच्चों सेकंड पार्ट, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू f स्क्वायर बाय 2k1, f स्क्वायर बाय 2k1, और नीचे हमने लिख दिया f स्क्वायर अपॉन 2k2। आप नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि f दोनों में सेम है, तो f स्क्वायर से f स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल, तो W1 अपॉन W2 किसके बराबर आ जाएगा? K2 अपॉन K1 के। ये हो गया इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री विद मोमेंटम p, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, देन फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अब बच्चों क्वेश्चन के अप्रोच करने के अपने पास दो तरीके हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, सिर्फ सोचकर। अगर प्रोजेक्टाइल को फायर करा है विद सम स्पीड और कोई वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है कि मतलब जिस लेवल से वो स्टार्ट हुआ उसी लेवल पर आके वापस गिर गया। इसका मतलब जो उसकी स्पीड होगी, आई सेड द वर्ड स्पीड, जो उसकी स्पीड यहां पर होगी प्रोजेक्ट करते टाइम, वही उसकी स्पीड लैंड करते टाइम भी होगी जब वो वहां पर गिर रहा होगा। इसका मतलब दोनों साइड की स्पीड सेम है।
मास ऑफ द पार्टिकल सेम है, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, और दोनों सेम है तो उनका जो चेंज होगा क्या होगा, जीरो। पर क्योंकि अपन वर्क पावर एनर्जी के अंदर ये बात देख रहे हैं, तो अपन इसको वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, क्या यहां पर अपन एक प्रोजेक्टाइल वाला डायग्राम बना लेते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से यहां तक हुआ। अब आप एक चीज जानते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का आप एक्सेलरेशन भी जीरो लेते हो, तभी तो फोर्स नहीं बेटा वहां पर। और दूसरी बात कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही फोर्स था, वो कौन सा था, mg था। इसका मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है हर पॉइंट पे, दैट इज mg। जब पार्टिकल यहां पर था तो इधर mg था, पार्टिकल यहां पर है तो mg तब भी इधर ही है, मतलब mg की वैल्यू हमेशा कहां पर है, डाउनवर्ड। इसका मतलब मेरे पास जो फोर्स है वो y डायरेक्शन का है, एंड दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। याद करो सर एक बात कही थी, वर्क डन मेरे को उसी फोर्स के कारण लेना है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या यहाँ पर इनिशियली उसका y कोऑर्डिनेट जीरो था, सोचो इससे कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0,0। और जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ रेंज आ गई होगी, पर y कोऑर्डिनेट अभी भी कैसा होगा, 0। इसका मतलब इसका इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0, फाइनल y कोऑर्डिनेट 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। बिल्कुल सही सर। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड फोर्स इन y डायरेक्शन इज mg डाउनवर्ड। तो बच्चों अब एक चीज बताओ ना कि आगे क्या लिखने की आवश्यकता है अपने को, वर्क डन। अपने वालों में नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन क्या हो गया अपना, mg फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा इक्वल्स टू डेल्टा के। अब सोचो जब ये अपना d ही 0 हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, f कुछ भी हो, cos थीटा कुछ भी हो, तो नेट आंसर क्या आएगा, 0, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से भी क्या आया, 0। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया कि यहां पर इस क्वेश्चन को आपको सर ने दो मेथड से सिखाया है, स्टिल इस तरह के क्वेश्चंस को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चों थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इफ द फोर्स अप्लाइड इज कैपिटल F एंड द वेलोसिटी गेन, सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि वेलोसिटी गेन की है कितनी v, और वेलोसिटी गेन करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हम लोग कंसीडर कर ले तो वेलोसिटी गेन करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, मतलब बात एक इंटरवल की चल रही है, इंस्टेंट की नहीं चल रही है। देन फाइंड द एवरेज पावर डेवलप, तो तभी तो वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरवल की चल रही है, इसलिए उन्होंने कौन सी पावर पूछी है, एवरेज। तो बच्चों एवरेज पावर हमें पता है, एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितने टाइम में, टी टाइम में, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया कि उसने रेस्ट से मोशन में आया और v वेलोसिटी गेन की, और v वेलोसिटी गेन की तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, और वो टाइम हमने कंसीडर कर लिया कितना, t। उस t टाइम में कोई वर्क हुआ होगा, और उसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज पावर। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग कंसीडर कर ले फोर्स अप्लाइड इज F, बच्चों ये फोर्स हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये फोर्स वेरी कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं। तो बच्चों अगर हम लोग यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ऑब्जर्व कीजिए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, बिल्कुल। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ at स्क्वायर। अब बच्चों देखें हाफ at स्क्वायर, इस क्वेश्चन को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अपने मॉड्यूल्स में, तो आप नोटिस कीजिएगा बच्चों 4 ऑप्शंस हमको दिए हैं, और चारों ऑप्शन में जो हमें आंसर दिया है वो f और v की टर्म में दिया है, f और v की टर्म, और f और v की टर्म में दिए होने की वजह से हमको कोई चीज क्लिक कर रही है, और ये कि f और v की टर्म में आंसर है, तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर अगर मैं यहां रख देता हूं तो आंसर तो मेरा a की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जरूरी है कि a को एलिमिनेट कर दे, तो a को एलिमिनेट करने के लिए बच्चों हम अप्लाई कर रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, v बाय t। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आंसर हमें v की फॉर्म में देना है। तो बच्चों s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ at इंटू t, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, v बाई t, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं v बाई t। तो ऑब्जर्व कीजिए अब क्या चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास, s इज इक्वल टू हाफ v बाई टी इंटू टी, तो t से ये t कैंसिल। तो बच्चों अब यहां पर मैं अपनी वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, नोटिस कीजिए पावर इज इक्वल टू f
अपॉन टी। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें रखनी है, कितनी है? हाफ वी इंटू टी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू वी इंटू टी। तो टी से ये टी कैंसिल, तो पावर की वैल्यू जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी? एफ वी बाई टू। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसीलिए लिया है यहाँ पर बिकॉज जनरली हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर अपना आंसर क्या दे देते हैं? एफ वी, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला ध्यान रखा हुआ है इंस्टेंटेनियस पावर का। पर पहले जैसे ही क्लियर हो गया कि पावर एवरेज है, तो इस चीज के लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। बिल्कुल सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, देन फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझना, क्या यहाँ पर जब अपन इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहे हैं ऊपर, तो स्लाइड तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ही कर रहा होगा, अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जब ये ब्लॉक इस ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे पहुंच गया, h हाइट पर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात अपन सीख चुके हैं, कंसिडरिंग कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो। तो आई सेड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों मैं रेफरेंस ही ग्राउंड को ही ले रहा हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी? जीरो। और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? mgh। याद करो सर ने आपको समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, कि यहाँ पर जो h लिखोगे आप वो पाथ के अकॉर्डिंग लिखोगे। भाई पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से कारण आती है और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होते। इसका मतलब आपको सिर्फ वर्टिकल हाइट कंसीडर करनी है। अगर आप वर्टिकल हाइट देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 10 मीटर ऊपर गया, इसका मास कितना है? 2 kg। इसका मतलब W external is equal to change in potential energy which is equal to mgh minus 0 और mgh का 2 into 10 into 10 which is equal to 200 जूल। तो बच्चों अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो मुझे ग्राउंड से इसको इस हाइट पर जाने के लिए 200 जूल का वर्क करना पड़ता बस। बट यहां पर कुछ में क्या दे रखा है? 300 जूल का मैंने वर्क करा है। इसका मतलब वो 100 जूल कहां वेस्ट हो गया? क्योंकि 200 जूल तो ऊपर जाएगा और 100 जूल कहां वेस्ट हो गया सर? फ्रिक्शन। बिल्कुल सर। तो क्या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपसे पूछा गया है, इसका मतलब जो टोटल वर्क करा वो 300 का करा, वो 300 का वर्क में से तो 200 का तो अपने काम आ गया mgh के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ, और जो बाकी बचा वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 100 जूल और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन अपने को दिया है फाइंड वर्क डन इन टाइम टी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि यहां पे टाइम की टर्म्स दो यूज की गई है। फाइंड वर्क डन इन टाइम टी, जिस टाइम में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है वो कौन सा टाइम है? टी। ऑन अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m which is accelerated from rest to a speed v in time t1। मतलब t1 टाइम में ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होके v स्पीड गेन कर लेती है। तो हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो किस फॉर्म में निकालना है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका हमको पता है एज यूजुअल, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अगर हम लोग लिख दें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो F इंटू एस मैंने यहां पे लिख दिया। फोर्स को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। बिल्कुल बच्चों हम लोगों ने फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटीज, टाइम, एक्सेलरेशन की बात की गई है। तो इसका मतलब इसके जब 4 ऑप्शंस देंगे तो इन चारों ऑप्शन में ये कहीं ना कहीं पैरामीटर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इन पैरामीटर्स की वैल्यू हमको पहले निकाल लेनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग इक्वेशन मोशन फर्स्ट लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और इसने v स्पीड गेन कर ली कितने टाइम में? t1 टाइम में। तो मैंने यहां पे टाइम को क्या लिख दिया? t1। देखिए बच्चों v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a इंटू t1। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? v बाय t1। इसकी मुझे जरूरत है क्योंकि हमको यहां पर a की वैल्यू प्लेस करना है और साथ साथ हमें इतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में निकालना है? वर्क डन इन टाइम t। तो t टाइम में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 और t टाइम में अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो एक्सेलरेशन कितना है? v अपॉन t1 और टाइम कितना है? t स्क्वायर। बच्चों ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट आया कितने टाइम में? t टाइम में। और ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। बच्चों अगर ये दोनों वैल्यूज को हम लोग वहां पर प्लेस कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सामने आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेक कीजिए बच्चों कितना है? v बाय t1। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाफ v अपॉन t1 इंटू टी स्क्वायर। हाफ इंटू v अपॉन t1
इंटू टी T स्क्वायर। बच्चों अब इसको अरेंज करके लिखना है, जो भी हमारे पास ऑप्शन दिया है मैच हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाफ एम, यहां पर हो जाएगा बच्चों v इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन में वर्क डन का आंसर इन टाइम टी। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1. Then find instantaneous power delivered to the body as a function of time. याद करो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपने वर्क डन निकाला था, यहाँ पर क्या निकालना है, पावर। और कैसी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो वी नो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू वी, और एंगल जो है वो 0 डिग्री मान रहे हैं बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों यहां पर हो गया F इंटू वी। क्या इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एम ए इंटू वी। अब बच्चों एक बात को समझना है, यहां पर लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली रेस्ट से V1 आया, तो आपको जो रेस्ट से V1 पहुंचा तब टाइम t नहीं लगा, तब टाइम कितना लगा, t1 लगा। इसका मतलब स्पीड 0 से स्पीड v1 तक पहुंचने में टाइम t1 लगा। तो जब आपको ये डेटा दे रखा है, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। तो अपन लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी जनरल फॉर्मूला, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं v1 इनिशियल रेस्ट, एक्सेलरेशन कितने टाइम में v1 हो गया, t1 टाइम में v1 हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v1 बाय t1। कभी कभार आप लोग ये गलती कर देते हैं कि एक्सेलरेशन के अंदर यहाँ पर t1 की वैल्यू t ही रहने देते हैं कि सर एको टाइम t दे रखा है। हाँ। पर बच्चों ये जो आपको स्पीड दे रखी है v1, ये t टाइम की नहीं है, वो t1 टाइम की है सर, बिल्कुल। तो क्या बच्चे आप लोग ये गलती मत करना, चेक करना कि स्पीड जिस टाइम की दे रखी है वही टाइम आप यूज करें। एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन वैल्यू तो कंफर्म हो गई, पर ये जो v लिखा है, ये v उस इंस्टेंट का v होना चाहिए जिस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस पावर पूछी गई है। पर क्या इंस्टेंटेनियस पावर तो t टाइम की पूछी गई है, और ये जो v1 दे रखा था ये t1 टाइम के लिए दे रखा था। इसका मतलब वी कैन नॉट यूज v1 हियर, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा t टाइम के लिए। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट के लिए लिख रहा हूं मैं v इक्वल्स टू u प्लस एटी अगेन। बच्चों इनिशियली रेस्ट पे था, मैं स्टार्टिंग से काउंट कर रहा हूं। v की वैल्यू किस टाइम पे, t टाइम पे, दैट इज इक्वल टू 80 बिकॉज t की वैल्यू t ही है, और a कितना है, v1 बाय t1। तो v1 बाय t1 इनटू t। अब बच्चों मेरे पास v भी आ गया, मेरे पास a भी आ गया, दोनों को यहां पुट कर देते हैं। तो पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू मास m एज इट इज, एक्सेलरेशन की वैल्यू v1 बाय t1 एंड v की वैल्यू v1 बाय t1 इनटू t। अब बच्चों यहाँ पर v1 बाई t1 दो बार लिखा हुआ है, तो अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं v1 बाई t1 का होल स्क्वायर इनटू t, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल फील्ड विथ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैपिटल E। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमको E दी गई है, और हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है, मतलब डेफिनेटली कंजर्वेटिव फोर्सेस की वर्किंग की ही बात चल रही होगी। इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u, x डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी है, देन सबसे पहला ऑप्शन दिया है बच्चों, पार्टिकल हैज जीरो स्पीड व्हेन या वेयर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। मतलब वो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और स्पीड भी 0 है। तो बच्चों अगर इसको हम लोग क्रॉस चेक करें तो हम लोग अच्छे से जानते हैं दैट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, E, और फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो टोटली किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और अगर मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल के पास है तो स्पीड 0 हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन में 0 स्पीड जो टर्म लिखी है वो गलत है, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्टिंग है तो वो टोटली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, और काइनेटिक एनर्जी है मतलब स्पीड होनी चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल। और बच्चों सेकंड ऑप्शन कहता है पार्टिकल है 0 एक्सेलरेशन वेयर ux मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E। अब बच्चों सर ने जो ये इक्वेशन यूज करी है इसी को वापस यूज कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और आपको बोला हुआ है मैकेनिकल एनर्जी कितना है E, और सेकंड ऑप्शन में स्पेशली बोला है कि पोटेंशियल भी E के बराबर है, तो यहां पर K प्लस E। क्या यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 0? अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड भी 0 है। स्पीड 0 तो हो सकता है एक्सेलरेशन हो सकता है नहीं भी हो।
तो पर यहां पर ये बात क्लियर ही नहीं है कि ये कौन से इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि यहां पर जीरो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, पर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि जब अपन बॉल उछालते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो होती है, पर mg का एक्सेलरेशन जो लगता है वो हमेशा लगता रहता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि पार्टिकल के पास जीरो एक्सेलरेशन हो जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी पूरी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। इसलिए ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चों बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट हमको दिया गया है पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी वेयर। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है? du by dx। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dx, अपन ने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। बच्चों अगर du by dx जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। इस बात को ध्यान रखना है। क्या लिखा है? पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी वेयर du by dx इक्वल टू जीरो। बच्चों गौर करने वाली बात है, फिर से हम लोग वहीं आ जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों जरा गौर कीजिए कि हमें क्या दिया गया है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dx। तो du अपॉन dx अगर जीरो है तो बच्चों फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। फोर्स जीरो है तो बच्चों एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा। और क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी व्हेन du अपॉन dx इक्वल टू जीरो। बच्चों अगर नोटिस करें हम लोग एक पॉइंट को, तो आपको अच्छे से याद होगा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है अगर उस पर नेट फोर्स जीरो हो। मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो सकता है। तो गौर करने वाली बात है कि अगर वहां पर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी भी जीरो है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास वहां पर वेलोसिटी पॉसिबल है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत है और हमें इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ रही हाल फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने इसी से डायरेक्टली इसका आंसर सिलेक्ट कर लिया कि पार्टिकल के पास फोर्स जीरो होते हुए भी वेलोसिटी हो सकती है। अब बच्चों आप इतना समझ गए होंगे, पहले तीन ऑप्शन गलत होगा तो चौथा ही आंसर होगा। बिल्कुल। हाँ बच्चों चौथा ऑप्शन है पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन वेयर dux by dx इक्वल टू जीरो। जैसा सर ने बोला du by dx जो होता है वो क्या f इक्वल टू माइनस du by dx के अपन रिलेट कर सकते हैं। अगर ये टर्म जीरो हो गई तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। और फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होना पक्का है। इसका ये ऑप्शन कैसा है? सही। सही। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक अच्छा क्वेश्चन हमको दिया गया है। जनरली बच्चों को काफी डाउट रहता है इसमें। लिखा हुआ है द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube and g is equal to 10 meter per second square, then the power of heart in watt is. बिल्कुल। अब बच्चों इसके अंदर बहुत सारे डेटा गिवन है, तो क्यों ना हर डेटा को अपन एनालाइज करके लिखते जाए, उससे अपने को पावर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सबसे पहले आप लिखा हुआ है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम पर मिनट दे रखा है कि कितना वॉल्यूम पर मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? इसको एक तरीके से डी वॉल्यूम बाय dt और यहां पर वॉल्यूम अपॉन dt, या फिर आप इसको आसान भाषा में लिख दो कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। अगर मैं इसको लिख देता हूं वॉल्यूम अपॉन टाइम तो ये हो जाएगा 5 लीटर्स। अब बच्चों 5 लीटर्स का मतलब क्या हुआ? 5 by 1000 मीटर क्यूब, बिकॉज 1000 लीटर इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन टाइम। टाइम इज 60 सेकेंड्स, तो यहां पर लिख दूंगा अपॉन 60 और ये किस में हो गया? सेकंड में हो गया। बच्चों ये मेरे को मिल गया वॉल्यूम की रेट। ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्क्यूरी, जिसको आप जनरली पढ़ते हो 120 mm ऑफ Hg, 150 mm ऑफ Hg। तो क्या Hg का मतलब क्या था? मर्क्यूरी। इसका मतलब यहां पर आपको ये mm क्या दे रखी है? हाइट। तो आपको यहां से प्रेशर निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू h rho g। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो h है उस मर्क्यूरी की जो हाइट है वो कितनी है? 150 mm है। बिल्कुल सही। तो 150 इंटू 10 की पावर -3 ये आपको प्रेशर मिल रहा है, इंटू रो किसका? मर्क्यूरी का, बिकॉज उसकी हाइट ही दे रखी है, विच इज 13.6 10 की पावर 3, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और g की वैल्यू 10। बच्चों मिलकर मेरे को प्रेशर। बच्चों मैं यहां पर प्रेशर के लिए PRAS लिख देता हूं ताकि आगे पावर और प्रेशर में कंफ्यूज ना हो। अब यहां पर प्रेशर मिल गया आपको, वॉल्यूम अपॉन टाइम मिल गया, देन पावर ऑफ द हार्ट इन वॉट इज। अब मुझे मालूम है कि पावर का मतलब क्या होता है? पावर इक्वल्स टू FE।
अब पावर एफ के बराबर है, तो मैं इसको कैसे रिलेट करूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये v वॉल्यूम नहीं है, Velocity ये v वेलोसिटी है, और ये p क्या है, पावर। क्या मैं इस फोर्स को प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? प्रेशर इनटू एरिया। बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया फोर्स के बराबर ही होता है। लिख दिया इसको, प्रेशर PRE इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। क्या याद करो, जब अपने पाइप के अंदर पानी निकलने की बात करी थी, तो कितना लेंथ बाहर निकल गया टी टाइम में, उससे अपने वेलोसिटी भी ढूंढ ली थी। L/T। अगर मैं उसको उल्टा लिख देता हूं तो वेलोसिटी जगह L/T। अब बच्चों एरिया इनटू लेंथ क्या बन गया, वॉल्यूम। तो क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टी, यहां से ये इन दोनों को मिलकर क्या लिख दिया मैंने, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अपॉन टी डायरेक्टली रखा है, वॉल्यूम अपॉन टी दैट इज 5 × 10⁻³ अपॉन 60। तो यहां से प्रेशर की वैल्यू पहले यहां से पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 150 × 136। मैं इसको ऐसा कैसे लिख देता हूं, 150 × 136 इनटू वॉल्यूम अपॉन टी। तो वॉल्यूम अपॉन टी कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ अपॉन 60। और बच्चों जब इसका पूरा आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.70 वॉट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन बच्चों बहुत जनरल क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्टली इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ reaches a height equal to Earth's radius before returning to the Earth. The power exerted by the gravitational force is greatest. नंबर 1 लिखा है at the highest position of body. बच्चों अगर हम लोग बात करें तो पावर के एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए। पावर का एक्सप्रेशन क्या है, FV cos थीटा। अगर हम लोग cos थीटा को भी इंक्लूड कर ले तो अब इससे कैसे आंसर्स निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्योंकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, अब इससे ऊपर वो नहीं जा पा रहा है। तो बच्चों वेलोसिटी 0 हो गई तो पावर भी क्या हो गई, 0। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पावर जो डिलीवर्ड बाय mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेटेस्ट नहीं है। ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा लिखा है एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों कि बॉडी जब टकराने वाली है जस्ट बिफोर, तो अपने को पता है कि बॉडी जब टकराने वाली होती है तो टकराने के तुरंत पहले अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होती है और उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, मैक्सिमम। और mg भी कहां होगा, डाउनवर्ड, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग अभी इन फॉर्म ऑफ mg लिख दे बच्चों तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड्स, और वो कैसा होगा, मैक्सिमम। तो बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, फोर्स की वैल्यू मैंने लिख दी mg, वेलोसिटी हमने लिख दी vmax, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो पावर क्या होगी, प्लस mg vmax। बच्चों ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू। नो, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होगा। और क्वेश्चन में बच्चों एक और चीज दी गई है कि यहां पर जो पार्टिकल है वो कहां तक पहुंच गया, अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे। तो अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे तो हम जानते हैं कि अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वीक पड़ता जाएगा। तो मतलब फोर्स भी वेरी करेगा, वेलोसिटी तो वेरी करेगी ही सही, मतलब ये पावर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं होगी, मतलब ये भी हमारे पास गलत है। अब एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तो बच्चों नोटिस कीजिए जब बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट करते टाइम भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम, पर होता है अपवर्ड्स। और mg कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट उसको फिक है उस इंस्टेंट पर। तो बच्चों नोटिस कीजिए mg और vmax दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो पावर की वैल्यू होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी, और दोनों के बीच में एंगल 180। तो ये हो गया माइनस mg vmax। ये हो गई हमारे पास पावर की वैल्यू। बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें इन दोनों रिजल्ट्स को, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों रिजल्ट्स में mg vmax और mg vmax वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, पर एक है पावर पॉजिटिव और एक है पावर नेगेटिव। अगर हम लोग ग्रेटेस्ट पावर की बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने ग्रेटेस्ट पावर कब प्रोवाइड की और वो कितनी थी, तो मानकर चलते हैं कि इन दोनों में हम लोग वो कौन सा केस कंसीडर करेंगे जिसमें पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, जो मोशन का सपोर्ट कर रही होगी, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो उतनी ही, पर ये उसके अपोज में है। तो इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज में अगर हमसे इन दोनों में एक पर्टिकुलर आंसर पूछा जाए कि इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर ग्रेटेस्ट के लिए क्या होगा, तो हम आंसर देंगे प्लस mg vmax, यानी कि एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bullet loses 1/20 of its velocity in passing through a plank. What is the least number of planks required to stop the bullet?
अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझना कि अगर बुलेट किसी एक सिंगल प्लैंक पे स्ट्राइक करती तो आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्लैंक एक प्लैंक से पास होगा, उसकी 1/20 वेलोसिटी क्या होती है, लूज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन एक सिंगल प्लैंक से बुलेट को नहीं रोक सकते। अगर मुझे बुलेट को रोकना है तो मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ प्लैंक्स एक साथ यूज करने पड़ेंगे। और अपने को क्वेश्चन में यही निकालना है कि वो जो मल्टीपल नंबर ऑफ प्लैंक्स आप यूज कर रहे हो उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक से आपकी बुलेट रुक जाएगी। तो बच्चों उसी कंसेप्ट को अपन यहां पर यूज कर रहे हैं जो आपने बहुत बार यूज करा हुआ है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। आप याद करो, उसके अंदर अपन पढ़ते थे नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सर क्यों ना इसका जो सिंगल प्लैंक है उसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो एक बार आप बताइए कि इसका सिंगल डायग्राम में कैसा बन जाएगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए, सर ने जैसा आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, हम लोग एक प्लैंक की सबसे पहले बात कर रहे हैं। मानकर चलिए बच्चों, यहां पर हमें एक प्लैंक दिया है कुछ इस तरह से, और इस एक प्लैंक के लिए हम लोग जो विड्थ कंसीडर कर रहे हैं बच्चों वो मान लेते हैं कितनी, x, कि जब भी वो बुलेट इस प्लैंक को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उस प्लैंक की विड्थ के बराबर। तो प्लैंक की विड्थ हम लोगों ने बच्चों कितनी मान ली है, x। एंड लेट अस कंसीडर जब ये बुलेट एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, u। जब वो एंटर कर रही है हमने मान लिया वेलोसिटी u है। और क्वेश्चन में बोला गया कि जब ये इस प्लैंक से बाहर निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी में कितना 1/20 लॉस हो गया। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है कि जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 1/20 ऑफ u। तो अपन लिख सकते हैं लॉस हुआ है u/20। अब बच्चों नोटिस कीजिए, जैसा सर ने अभी आपको रीड करके बताया कि यहां पर कांस्टेंट रिटार्डेशन, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर वेलोसिटी में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी की वेलोसिटी के मोशन का अपोज हो रहा है या वेलोसिटी का अपोज हो रहा है। तो इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन रही होगी कि बुलेट अगर आगे जा रही है तो रिटार्डिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, पीछे, जिसकी वजह से उसकी मोशन आई मीन उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। तो बच्चों हमने मान लिया कि जो फोर्स रिटार्डिंग है वो F है और वो कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। अब बच्चों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये यहां से निकलती है तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, u, उसमें से u/20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बाहर निकलते टाइम जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 19u/20। बच्चों ये है एक प्लैंक के लिए। तो सबसे पहले आइए इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं कि एक प्लैंक से हमको क्या क्या चीजें पता चल रही है। बिल्कुल। तो देखिए अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो सबसे पहले लिखता हूं नेट वर्क डन, जो किसके कारण हो रहा है, रिटार्डिंग फोर्स के कारण। क्या फोर्स बैकवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, एंगल क्या बना, 180 डिग्री। सो आई कैन से माइनस Fx इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल इज 19u/20, तो आई कैन से 19u/20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल की वेलोसिटी का स्क्वायर u का स्क्वायर। तो ये बन गई एक प्लैंक की इक्वेशन। अब बच्चों जैसा कि हम लोगों को नोटिस करने को मिल रहा है कि एक प्लैंक से तो ये बाहर निकल गई, पर नोटिस कीजिए कि वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ प्लैंक्स यहां लगा दिए जाए तो प्लैंक टू प्लैंक जब ये एंटर करेगी तो वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो इसको रुकना पड़ेगा ही। तो हमें वही चीज पूछी जा रही है कि इसको रोकने के लिए कितने प्लैंक्स चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग मान लेते हैं कि इसको रोकने के लिए n प्लैंक्स चाहिए, एक के पीछे एक हमने खूब सारे प्लैंक्स लगा दिए हैं। बच्चों अब यहां पे नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हैं, n। और एक प्लैंक की बच्चों अगर विड्थ x है तो n प्लैंक्स की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, nx, जो उसको ट्रैवल करनी है रुकने तक। अब बच्चों वही बात चल रही है कि रिटार्डेशन अब भी वही है, लिखा हुआ है अज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन, मतलब वो किसी भी प्लैंक में एंटर कर क्यों ना कर जाए उस पे जो रिटार्डिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। बस गौर करने वाली बात है कि जब ये एंटर की थी फर्स्ट प्लैंक में तो वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, u, और एट लास्ट जब ये रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो बच्चों अब अपना कंसीडरेशन है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो वापस देखिएगा, फोर्स सेम है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि रिटार्डेशन सेम है, पर इस बार जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, nx, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल अभी भी 180 डिग्री है। इसका मैं ले सकता हूं माइनस f इंटू nx इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल। बेटा v फाइनल इस बार 0 है, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल दैट इज स्टिल अ u का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो दोनों इक्वेशन बनी है इन दोनों को सॉल्व करके अपने को निकालना है n। जैसा सर ने आपको बोला कि अगर n नंबर ऑफ प्लैंक्स है तो अपने को वही तो ढूंढना है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो ताकि बुलेट रुक जाए। तो इसके लिए अपन इनको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ध्यान दीजिएगा जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, यहां से टर्म कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचा, 1/n। अब बच्चों यहां पर हाफ m से कैंसिल आउट हो गया।
क्या इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान दीजिएगा 19 u स्क्वायर बाई 20, 19 और 20 का जब स्क्वायर करूंगा तो 19 का स्क्वायर क्या होगा 361, 20 का स्क्वायर 400। तो और साथ के साथ यहां पर भी u स्क्वायर, यहां पर भी u स्क्वायर, क्या u स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर एलसीएम क्या बच जाएगा -39/400 u स्क्वायर। सिमिलरली नीचे की बात करें तो यहां पर है -u स्क्वायर। तो बच्चों देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या टर्म बची है 39/400। अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं तो n इक्वल हो जाएगा 400/39, जिसकी वैल्यू आएगी 10.27। अब बच्चों इसका वैल्यू का मतलब समझना कि अकेला अगर मैं सिर्फ 10 प्लैंक लगाऊंगा तभी बुलेट नहीं रुकेगी, बिकॉज 10 प्लैंक के बाद ही बुलेट थोड़ी सी तो बाहर आएगी, कुछ वेलोसिटी से बाहर आएगी। पर यहां पर क्या देखा कि 10.27 प्लैंक होते तो पूरा रुक जाती। बेटा 0.27 का मतलब कोई सिंगल प्लैंक नहीं होता, 0.27 एक सिंगल प्लैंक का कुछ पार्ट है, पर क्योंकि अपन उसका पार्ट नहीं कर सकते, अपने को यहां पर पूछा है नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो अपने को 0.27 का एक प्लैंक और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब जो टोटल आंसर होगा वो होगा 11 प्लैंक्स। तो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 11 प्लैंक्स वी कैन स्टॉप दैट बुलेट।